हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सबको। ये है इकोनॉमिक्स के रिवीजन लेक्चर्स 11th स्टैंडर्ड के लिए। तो अब तक हम कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ चुके हैं, उसकी सेटिस्फैक्शन कैसे वो गेन करता है, कैसे वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अटेन करता है। अब समझेंगे कि कंज्यूमर डिमांड कैसे करता है, कंज्यूमर डिमांड कहाँ किसे जाता है, एंड इससे रिलेटेड सभी टॉपिक्स को साथ मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। जब भी हम डिमांड शब्द सुनते तो कहीं ना कहीं फर्स्ट थॉट दिमाग में आता है कि जो भी आप मांग कर रहे हो, यानी कि अगर मैं चाहती हूं कि मुझे एक चॉकलेट चाहिए, मैं अपने डैड से मांग रही हूं कि मुझे एक चॉकलेट ला दो, तो मैं चॉकलेट की डिमांड कर रही हूं। इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स में आप किसी भी चीज को डिमांड की हेडिंग के अंदर तभी रखोगे जब आप चाहते तो हो कि वो चीज मुझे मिले, लेकिन उसके लिए आपके पास पैसे भी होने चाहिए। क्या मतलब है मेरी बात का, समझो इसको ध्यान से कि अगर ये आइसक्रीम है ₹40 की, अब आप इस आइसक्रीम को खाना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, लेकिन आप बोल रहे हो आइसक्रीम वाले को जाके मुझे आइसक्रीम दे दो, लेकिन आपके पास उसके पैसे नहीं है। तो इस आइसक्रीम की जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो उसमें आप इंक्लूड नहीं होंगे। आपकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए परचेज करने की, प्लस आपके पास खरीदने की परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप डिमांड इकोनॉमी के अंदर क्रिएट नहीं कर रहे हो उस चीज की। डिमांड हम तभी किसी चीज को कहेंगे जब विलिंगनेस इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, वो इकोनॉमी में डिमांड बन जाती है, एक कंज्यूमर की डिमांड बन जाती है। इसी डिमांड के बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे कि कैसे ये डिमांड बिहेव करती है अलग अलग प्राइस लेवल पे। आप दिमाग लगाओ कि मान लेते हैं कि एक चिप्स का पैकेट है, लेज का पैकेट है, हाँ या ना। ये ब्लू लेज है जो कि ₹10 में मिलते हैं। अगर इसी लेज का प्राइस बढ़ा करके ₹25 कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, 10 से सीधा क्या कर दिया, 25 कर दिए, तो आप सोचोगे नहीं कि यार लेज की जगह कुरकुरे खा लेते हैं, लेज की जगह बीकानेर का चिप्स खा लेते हैं, लेज की जगह टकाटक खा लेते हैं, लेज की जगह कोई और चिप्स खा लेते हैं, या कोई चॉकलेट ले लेते हैं, कुछ और खा लेते हैं। महंगी जैसे ही चीज होगी, प्राइजेस जैसे ही किसी चीज के अप जाएंगे, हम उसकी डिमांड कम करेंगे। जैसे कि मॉल्स में जब डिस्काउंट्स लगते हैं, ऑफ सीजन सेल्स लगती है, हम लोग भाग के क्या करते हैं, चलो चलो शॉपिंग पे चलते हैं, अब सब कुछ क्या मिलेगा, 50% डिस्काउंट पे मिलेगा। यानी कि जब प्राइजेस सस्ते हुए तो आपकी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज। यानी कि अगर प्राइजेस अप जाएंगे तो आपकी डिमांड गिरेगी, एंड अगर आपके प्राइजेस गिरेंगे, डिस्काउंट वगैरह आ जाएंगे, तो डिमांड ऊपर चली जाएगी। क्या नोटिस कर रहे हैं कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है, अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है। ऐसे रिलेशन को बोला जाता है इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इसी के बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, डिमांड हमने समझा, हाँ या ना, कि ऐसी जब आप विलिंगनेस शो कर रहे हो जो कि परचेजिंग पावर से बैक्ड अप है, उसे हम डिमांड बोल रहे हैं। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड सेम ही तो साउंड कर रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड होती है कि कोई भी प्राइस है, कोई भी प्राइस है, उस पे आप कितनी क्वांटिटी मांग रहे हो, 10 क्वांटिटी दे दो, 20 दे दो, 1 दे दो, 2 दे दो, कितनी क्वांटिटी आप मांग रहे हो उसे बोला जाता है क्वांटिटी। डिमांड भी तो यही होता है। अभी तो ये बात की कि कोई भी प्राइजेस वगैरह होते हैं मार्केट में जो चल रहे हैं, उस पे हम कितनी क्वांटिटी मांग रहे हैं, क्या फर्क है, वो होता है क्वांटिटी डिमांडेड। जब आप किसी एक पर्टिकुलर प्राइस के अगेंस्ट कितनी क्वांटिटी मांगी जा रही है उसकी बात कर रहे हो, उसे बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइजेस पे कितनी क्वांटिटी, अलग अलग कितनी क्वांटिटी डिमांडेड होगी,
जब आप इसको पढ़ते हो तब आप बात कर रहे होते हो डिमांड की, यानी कि डिफरेंस क्या है। जब पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांड की बात होगी तब हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं। जब अलग अलग लेवल ऑफ प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड को आप देखोगे तब आप डिमांड की बात कर रहे हो। यानी कि डिमांड एक बिगर टर्म है, क्वांटिटी डिमांडेड को जोड़ करके हमारी डिमांड बनती है। यानी कि मैं क्या देख रही हूँ, 10 रुपए की डेयरी मिल्क होगी डिमांड, 20 रुपए की डिमांड, 30 रुपए की डिमांड, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। लेकिन अगर सबको एक साथ देख रही हूं तो वो क्या है, डिमांड है। इन दो टर्म्स के बीच में हमें डिफरेंशिएशन पता लगा, हाँ या ना, कि डिमांड क्या होती है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, कैसे ये एक दूसरे से अलग है। अगर हम बात करें कुछ और चीजें समझेंगे हम साथ मिलकर डिमांड के बारे में। जब आप डिमांड की बात करोगे, जैसे इंडिफरेंस कर्व पढ़कर आए हो या फिर यूटिलिटी पढ़कर आए हो, पीपीसी पढ़कर आए हो, हर चीज को हम क्या करते हैं, एक स्केड्यूल और एक कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं। यहां भी क्या करेंगे, क्योंकि हम डिमांड एंड प्राइस का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, डिमांड एंड प्राइस का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, तो देखेंगे कि अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है अलग अलग प्राइसेस पे। डिमांड स्केड्यूल हम लोग बना रहे हैं, प्राइस मान लो ₹10 है, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है मान लेते हैं 5 है, ये हो गया 20। प्राइस बढ़े क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, प्राइस और बढ़े क्वांटिटी डिमांडेड और घटेगी, प्राइस और बढ़े क्वांटिटी डिमांडेड और ज्यादा घट जाएगी। जब आप इस चीज को ग्राफिकली प्रेजेंट कर दोगे, ये क्या है हमारा डिमांड स्केड्यूल। जब आप डिमांड स्केड्यूल को ग्राफिकली प्लॉट कर देते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, यहां पर आ जाएगी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड एंड यहां पर आ जाएंगे आपके प्राइस पी एक्स और क्यू एक्स कहकर इन्हें रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो भी ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। यानी कि मान लो प्राइस 10 है, क्वांटिटी कुछ भी डिमांड नहीं है, 0 है, प्राइस थोड़ा गिरा 8 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई 2 हो गई, प्राइस थोड़ा और घटा 6 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड और बढ़ गई, और घटा 4 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड और इंक्रीज कर गई। इसको हम क्या बोल देते हैं, डिमांड कर्व। इससे पहले जो हमने बनाया इस टेब्यूलर फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं, डिमांड स्केड्यूल। अब अगेन कुछ बातें हो जाएंगी कि डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। ये चीज आप हर चैप्टर में फेस करोगे कि जो भी स्लोप है कितना है, स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप किस शेप का है, स्लोप डाउनवर्ड क्यों स्लोप कर रहा है या अपवर्ड क्यों स्लोप कर रहा है। इन क्वेश्चंस का जवाब कहीं ना कहीं सेम ही रहेगा। अगर आपको समझना क्या है यहाँ पे, अगर आप उसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन समझोगे कि कोई भी ग्राफ एक पर्टिकुलर शेप का क्यों बनता है। जब भी ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है उसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि जो एक्स एक्सिस पे चीज है वाई एक्सिस पे चीज है, ये एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, यहां पर जो भी चीजें हैं वो इनवर्सली रिलेटेड है। प्राइजेस अगर ऊपर जाएंगे क्वांटिटी नीचे आएगी डिमांड की, प्राइजेस अगर नीचे गिरेंगे क्वांटिटी ऊपर जाएगी, क्योंकि ये ऑपोजिट मूविंग वाला रिलेशन है, ऑपोजिट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इसीलिए ग्राफ क्या कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। हाँ या ना, इतनी बात हमें समझ आ रही है डाउनवर्ड स्लोप क्या है। अच्छा, जब हम डिमांड कर्व की डिमांड कर्व और डिमांड स्केड्यूल की बात करेंगे, स्लोप को हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे कि स्लोप किस तरीके से काम कर रहा है। अभी तक मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है, कंज्यूमर्स पढ़ा है, हाँ है ना। जो बच्चे साथ में जुड़े हुए हैं क्या वो बता सकते हैं कि मैं डिमांड कर्व का स्लोप कैसे फाइंड आउट करूंगी? सोचो 2 मिनट लगा के सोचो, मैं डिमांड कर्व का स्लोप कैसे फाइंड आउट करूंगी। अगर मैं आपसे पूछ रही हूं व्हाट इज द स्लोप ऑफ
डिमांड कर्व। अभी तक मैंने आपको बजट लाइन पढ़ा है, इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है, पीपीसी पढ़ा है, यूटिलिटी पढ़ाई है, सब में हमने क्या किया है, स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट की। अब अगर आप मैथ समझे हैं बेसिक, तो स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करनी है वो आपको पता है। कहीं पर भी स्लोप की वैल्यू को लिखने का तरीका बदल सकता है, पर बेसिक सेम ही है। हमें पता क्या करना है, इस चीज की वैल्यू पता करनी है। कैसे पता चलेगा, अगर मुझे पता लग जाए मेरे y एक्सिस में कितना चेंज है और x एक्सिस में कितना चेंज है। कितना चेंज है, 2 यूनिट्स का चेंज इन प्राइस बोल दो, दो चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 2। ये मेरा क्या हो गया है, स्लोप की वैल्यू आ गई है। स्लोप का क्या मतलब होता है, स्लोप का मतलब है y में कितना चेंज आया है एंड x एक्सिस में कितना चेंज आया है, उसका रेशियो। मेरे प्राइस कितने कम हुए हैं एंड उसकी वजह से मेरी क्वांटिटी कितनी इंक्रीज की है। जब हम पीपीसी पढ़ रहे थे, जब हम आईसी पढ़ रहे थे, तब भी क्या कर रहे थे, ऐसे शेप का हमारा ग्राफ बनता था, हाँ है ना। हम देखते थे कि 2 पॉइंट्स में कितना लॉस हुआ है एंड कितना हम गेन कर रहे हैं। वही तो हमारा एमआरटी, एमआरएस ऐसी चीजें बन रही थी। मतलब क्या था, हमेशा चेक क्या कर रहे हैं, जब भी हमें इस चीज की वैल्यू निकालने की है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा y एक्सिस और x एक्सिस में कितना चेंज आया है। वही आपकी क्या बन जाती है, वैल्यू बन जाती है स्लोप की किसी भी कर्व में। यहां पर y एक्सिस पे क्या है, प्राइस है, इसीलिए मैंने लिख दिया चेंज इन y एक्सिस को डेल्टा p। ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज, इसे बोला जाता है डेल्टा, डेल्टा p। यहां पर लिख दिया डेल्टा q, क्योंकि मैं x एक्सिस का चेंज उठा रही। अच्छा, जब भी हम बात करेंगे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की, जो कि हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, इसके साथ हमेशा एक माइनस का साइन आपको बुक में लगा हुआ दिखेगा। उसका रीजन समझ लेते हैं। यहां पर वापस आते हैं, देखो यहां पर कितना चेंज आया, 6 से आप 4 पे आ गए। चेंज निकालूंगी तो मैं 4 पर थी, 4 पर आई हूं, 6 पर थी। आंसर क्या आ गया, -2। यहां पर चेंज निकालना है, नई वैल्यू मेरी 8 है, पुरानी 4 थी। 8 से कहां आ गई, कितनी वैल्यू आ गई, 4। इसे भी करेक्ट कर लो, यहां पर कितनी वैल्यू है मेरे पास, 4 है। हाँ या ना, कितनी वैल्यू है, 4 का यहां पर चेंज आया। ध्यान से समझेंगे बात को। ओके, अब मैंने यहां पर मैं बोल रही हूं कि एक माइनस का साइन प्रीफिक्स किया जाएगा, माइनस का साइन लगाया जाएगा। इसका रीजन ये है कि जब भी हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटीज इनवर्सली रिलेटेड है, अगर प्राइस में पॉजिटिव चेंज आए, यानी कि प्राइस अगर बढ़ा है तो क्वांटिटी घटेगी। अगर क्वांटिटी बढ़ रही है, इसका मतलब प्राइस घटा होगा, यानी कि एक वैल्यू तो नेगेटिव होगी ही होगी। एक वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, चाहे प्राइस नेगेटिव आ जाए चाहे क्वांटिटी नेगेटिव आ जाए, एक क्वांटिटी तो नेगेटिव होगी ही होगी। उस नेगेटिव जो वैल्यू आ रही है, उसके इंपैक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं यहां पर क्या करती हूँ, एक माइनस का साइन लगा देती हूँ, बेसिकली कैंसिल करने के लिए। इसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव आई, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से एक ही चीज नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए मैं यहां पर क्या कर देती हूँ, एक माइनस का साइन ऑलरेडी प्रीफिक्स कर देती। क्या क्या समझ लिया हमने, हमने समझा डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, एंड डिमांड कर्व क्या होता है। इस कर्व की स्लोप क्या होती है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, माइनस के साइन के साथ। एंड हमने समझा कि ये स्लोप डाउनवर्ड क्यों स्लोप करता है, डाउनवर्ड क्यों गिरता है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो एक छोटा सा हम यहाँ पे टॉपिक ऐड करते हैं कि हमारा ये जो डिमांड
स्केड्यूल होता है या फिर डिमांड कर्व होता है, ये इंडिविजुअल के लिए भी बनाया जा सकता है एंड मार्केट के लिए भी बनाया जा सकता है। इंडिविजुअल के लिए भी बनाया जा सकता है एंड मार्केट के लिए भी बनाया जा सकता है। होगा क्या, फर्क कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा स्केड्यूल कैसा था, अगर प्राइस गिरे 5, 4, 3, 2 तो क्वांटिटी क्या करेगी, प्राइजेस गिर रहे हैं, क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। मान लेते हैं यहाँ पर 5 है, 10 हो गया, 15 हो गया एंड 20 हो गया। ये हमने बनाया इंडिविजुअल। मार्केट में क्या होता है, जब प्राइजेस गिरेंगे से 5, 4, 3, 2 तो क्वांटिटी जो है वो एक से ज्यादा लोगों की होगी। मान लेते हैं एक पर्सन की क्वांटिटी डिमांडेड एंड सेकेंड पर्सन की क्वांटिटी डिमांडेड से 5, 10, 15, 20, इसका लगा लेते हैं 2, 4, 6 एंड 8। तो जब भी हम मार्केट स्केड्यूल की बात करेंगे, मार्केट डिमांड स्केड्यूल की बात करेंगे, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है 2 लोगों की, इनको हम ऐड करके मार्केट क्वांटिटी डिमांडेड निकाल लेंगे। मार्केट क्वांटिटी डिमांडेड 5 + 2 7, 10 + 4 14, 15 and 16 21, 20 and 8 28। ये आपका क्या आ गया, मार्केट डिमांड आ गया। उसी तरीके से इंडिविजुअल हमने क्या किया था, इन पॉइंट्स को प्लॉट किया था सीधा, हाँ या ना, ऐसा बन रहा था हमारे पास। मार्केट में क्या होगा, एक आपने पर्सन ए का ग्राफ बना लिया, एक आपने पर्सन बी का 2 का ग्राफ बना लिया। अब इन दोनों ग्राफ्स की वैल्यू को जोड़ के, यानी कि 5, 7, 4, 14, 3, 21, 2 एंड 28, आप इसे यहां पर लोकेट कर लो। ये आपका क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। बेसिकली एक्स्ट्रा सी चीज है। यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ लेता है इंडिविजुअल मार्केट में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, सेम ही होगा, सारा बिहेवियर सेम ही रहेगा। यहाँ पर बस हम सिर्फ एक इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर हम मार्केट को स्टडी कर रहे हैं। मन में ख्याल आना चाहिए कि पढ़ा माइक्रो रहे हो, बोला था कि इंडिविजुअल की पढ़ाई होगी, तो मार्केट की पढ़ाई क्यों, क्योंकि हम पूरी इकोनॉमी की डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, हम हो सकता है सिर्फ एक मार्केट की बात कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट की मार्केट की बात कर रहे हैं। तो वहां पर जितने भी लोग डिमांड करने वाले हैं सबको जोड़ेंगे। लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होगा, थोड़ा बहुत जुड़ाव हो सकता है माइक्रो के अंदर भी, बस टोटल नहीं होगा पूरी इकोनॉमी का। एंड यहाँ पर भी जब मार्केट डिमांड की बात हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड यानी कि पूरी इकोनॉमी की टोटल डिमांड की बात नहीं हो रही है। हम कुछ लोगों को साथ जोड़ रहे हैं मार्केट को स्टडी करने के लिए। हाँ या ना, जवाब मिल गया कि माइक्रो में मार्केट क्यों पढ़ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हुए देखते हैं और हमें आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है। हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन का जो टॉपिक है ये हमें समझाता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट करेंगे। तो हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, मार्केट डिमांड में इंडिविजुअल वाले सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होंगे और कुछ फैक्टर्स ऐड हो जाएंगे। एक एक करके समझते हैं कैसे इंपैक्ट कर रहा है। सबसे पहले है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सिंपल, ये आप बता सकते हैं प्राइस जो है एक लेस के पैकेट का वो कैसे इंपैक्ट करेगा। अगर लेस 10 रुपए का है तो मान लीजिए आप 5 खरीद रहे हैं, सेम ही लेस 20 रुपए का हो गया तो क्या करोगे, घटा दोगे। सेम ही लेस 30 रुपए का हो गया तो क्या करोगे, और घटा दोगे। यानी कि ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के साथ एक इनवर्स रिलेशन होगा। अगर ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ा, डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डिमांड घट जाएगी। ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी घटा, डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डिमांड। खुद से बात करो, कुछ अपने लिए एग्जाम्पल्स ढूंढो कि अगर जो हुडी मैंने पहन रखी है, अगर ये 2000 रुपए की, 1000 रुपए की, 500 रुपए की, इसकी जगह ये 10,000 रुपए कितने नहीं खरीदता ना, यानी कि डिमांड नहीं होती ना, या फिर हम कह सकते हैं डिमांड क्या हो जाती मार्केट में उस हुडी की, कम हो जाती ना। किसको बात समझ में आ रही। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, समझ लो ये गुड है, इसके सब्स्टिट्यूट्स कुछ हो सकते हैं मार्केट में, या फिर इसके कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं कुछ मार्केट्स में। क्या मतलब है बात का, कि मान लो कि मैं बेच रही हूं पेस्ट्री,
हाँ या ना, पेस्ट्री में बेच रही हूं, मैंने एक बेकरी खोली हुई है, अब एक केक शॉप है, केक शॉप है बगल में। अगर मेरी दुकान बंद होती है तो मेरे ग्राहक जो मेरे कस्टमर्स है वो यहाँ चले जाते हैं, पेस्ट्री नहीं मिली क्या हो गया, केक का पीस खा लेते हैं। किसको बात समझ में। अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो मेरे पेस्ट्री की स्टॉल के साथ, दुकान के साथ एक कॉफी का स्टॉल भी, लोग पेस्ट्री खाते साथ में कॉफी भी लेते। पेस्ट्री के साथ थोड़ा सा कुछ गर्मा गर्म हो जाए, डाइजेशन में अच्छा लगेगा। हुआ क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब क्या है? सब्सटीट्यूट गुड यानी कि केक ने क्या किया, मेरी गुड को रिप्लेस कर दिया। ये नहीं मिला तो ये भी चलेगा। लोग जिन गुड्स को एक दूसरे के लिए सब्सटीट्यूट कर देते हैं उन्हें बोला जाता है सब्सटीट्यूट गुड्स। कोका कोला नहीं, चलो कोई बात नहीं, थम्स अप दे दो। किसको बात समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, एक गुड के साथ जाने वाले गुड्स। की गाड़ी खरीदी, अब पेट्रोल तो डलवाओगे ना, तो पेट्रोल क्या हो गया, गाड़ी के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गया। ये कैसे इफेक्ट करते हैं डिमांड को, यानी कि आपका फोकस है इस गुड की डिमांड को स्टडी करना, इसके और इसके इंपैक्ट पर। क्या मतलब है, मान लेते हैं कि केक वाले ने अपने प्राइजेस क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो इसकी डिमांड क्या होगी, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड लो जाएगी, प्राइसेस बढ़ते क्वांटिटी डिमांडेड लो जाती। पर मुझे ये नहीं स्टडी करना, मुझे क्या स्टडी करना, मेरे पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मैंने अपने प्राइसेस में कोई चेंज नहीं किया, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी कांस्टेंट है। क्या नोट कर रही हूं, केक वाले ने प्राइस क्या किया, अब किया, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, गिरेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब उसके कस्टमर्स आएंगे कहां, मेरी पेस्ट्री शॉप में, क्योंकि केक नहीं तो पेस्ट्री से ही। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। यानी कि इसके प्राइसेस अप जाने की वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। अगर ये प्राइसेस घटा ले तो इसकी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, यानी कि मेरे कस्टमर्स क्या बोलेंगे, केक बड़ा सस्ता मिल रहा है, केक वाले से ले लेते हैं। मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। तो सब्सटीट्यूट गुड ऐसे इंपैक्ट करेगा। ये रट्टा मत मारो, अपना दिमाग लगाओ कि अगर आपने टी शर्ट की दुकान खोली, आपके साथ में एक टी शर्ट की दुकान खोली, तो उसने अगर प्राइजेस बढ़ाए घटाए तो आपके कस्टमर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये आपका होमवर्क हो गया। सोचो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कमेंट में आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अभी या बाद में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे काम करेंगे, अगर मान लो कि मैंने अपनी पेस्ट्री के दाम बहुत ज्यादा राइज कर दिए, या फिर सॉरी कॉफी पे हम लोग स्टडी करेंगे, अपने प्राइजेस को छेड़ना नहीं है। कॉफी वाले ने क्या कर दिए, प्राइजेस काफी ज्यादा बढ़ा दिए, हाई कर दिया, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, लो होगी, क्वांटिटी गिरेगी, हाँ है ना। तो जो लोग कॉफी पीने आते थे, सोचते थे चलो एक पेस्ट्री भी ले लेते हैं, अब वो लोग पेस्ट्री नहीं लेंगे क्योंकि कॉफी नहीं खरीद रहे। यानी कि इसके प्राइजेस अप होने की वजह से इसकी क्वांटिटी डिमांडेड गिरी एंड मेरी क्वांटिटी डिमांडेड भी गिर गई। अगर ये प्राइजेस क्या कर ले, लो कर ले, तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड राइज करेगी। कॉफी पीने जब लोग आएंगे तो देखेंगे पेस्ट्री की दुकान है, पेस्ट्री भी खरीद लेंगे, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर जाएगी। ऐसे सोचो ब्रेड और बटर के एग्जाम्पल से, कि अगर लोग ब्रेड और बटर अक्सर साथ में खरीदते, तो ब्रेड के दाम अगर महंगे हो गए तो बटर पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर ब्रेड के दाम सस्ते हो गए तो बटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। किसको समझ में आया। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम कैसे इंपैक्ट करेगी, अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है ₹100 हर महीने, बड़ी कम है, ₹100 क्या मिल रही है, पॉकेट मनी मिल रही है। आप क्या करते हो, खर्चा करते हो स्नैक्स पे, ठीक है, और गेम्स पे, हाँ या ना। अब आपको 100 की जगह क्या हो गया, ₹200 पॉकेट मनी मिल गई, तो आप अपना स्नैक्स और गेम्स में शॉपिंग करने का डिमांड इंक्रीज करोगे या नहीं करोगे, इंक्रीज करोगे। तो जब भी इनकम क्या करेगी, राइज करेगी, आप डिमांड क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। नोट वन थिंग, यहाँ पे छोटा सा एक डिस्क्लेमर कि ये जो पॉकेट मनी है ये फॉर्म ऑफ इनकम नहीं है, क्योंकि ये आपने कमाया नहीं है। इनकम इज समथिंग जो अर्नड होगा, पॉकेट मनी एक ट्रांसफर, आपको एक नया शब्द मिल गया, ट्रांसफर इनकम है, ये अर्नड इनकम नहीं है, कमाया गया पैसा नहीं है। तो हम समझ रहे हैं
कि जो हमारा इनकम है अगर वो बढ़ता है तो हमारी डिमांड क्या करेगी, राइज करेगी। इनकम घटता है तो डिमांड क्या करेगी, डिमिनिश करेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस यानी कि आप किस तरीके की चीजों को प्रेफर करते हो, चाहते हो, क्या आपका टेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अभी चल रही है सर्दियों का सीजन, तो अभी अगर आपको शॉपिंग पे जाना है, आप क्या सोचोगे कि गर्म कपड़े लिए जाएं, हुडीज ली जाएं, जैकेट्स ली जाएं, हाँ या ना। तो जब भी हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करते हैं, कैसे ये डिमांड को इंपैक्ट करेगी, लाइक एक शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। एक शॉपकीपर है जो कपड़े सेल कर रहा है, हाँ या ना, वो विंटर्स में क्या करेगा, कोल्ड से बचाने वाले कपड़े लेकर आएगा, हुडीज लेकर आएगा, जैकेट्स लेकर आएगा। समर्स में क्या करेगा, पतले कपड़े लेकर आएगा जो हमें गर्मी से बचा सके, वार्म ना रखे। यहां पर ऐसे कपड़े जो हमें वार्म रखे ना। यहां पर हो क्या रहा है, एक शॉपकीपर ये डिसीजन क्यों ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इस टाइम लोग प्रेफर करेंगे गर्म कपड़े, गर्मियों में लोग प्रेफर करेंगे पतले कपड़े, यानी कि लोगों की प्रेफरेंसेस को देखकर ही डिमांड देखी जाएगी। अगर तो जो भी शॉपकीपर के पास सामान है वो हमेशा डिजाइन कैसे करेगा कि मैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से चलो, जब भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस लोगों के फेवर में होंगी तब क्या करेगी, डिमांड राइज कर जाएगी उस चीज की। टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंपैक्ट कैसे कर रही है, अगर हम बात करें, जब भी किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट को लोग फॉलो कर रहे हो, उस टेस्ट का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से डिमांड क्या कर जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस इसका मतलब क्या होता है, लोगों को उम्मीद क्या है। अगर लोगों को उम्मीद है कि फ्यूचर में प्याज महंगे होंगे, 2 दिन में प्याज महंगे होने वाले हैं, अगर लोगों को ये बात पता लग जाए तो लोग क्या करेंगे, आज ही प्याज भर भर के रखना शुरू कर देंगे अपने घरों में। कहेंगे 2 किलो की जगह 5 किलो खरीद लो, जरूरत 1 किलो की है पर 5 किलो खरीद के लो, कल से महंगे हो जाएंगे। यानी कि जब भी हमें एक्सपेक्ट हम लोग करेंगे कि फ्यूचर में चीजों के प्राइस राइज करने वाले हैं, तो हम आज की अपनी डिमांड को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जब भी हमें पता है फ्यूचर में प्राइस गिरने वाले हैं, मान लो आपको पता लग जाए कि रियल एस्टेट में घरों वरों के प्राइसेस काफी डाउन आने वाले, तो जो आप आज घर खरीदने वाले थे, आप बोलोगे भी रुक जाओ, आज मत खरीदो प्रॉपर्टी, 1-2 महीने में क्या आने वाला है, बाजार में मंदा आने वाला है, बाजार में प्राइस फॉल आने वाला होता है, तब खरीदेंगे। यानी कि उस केस में आपकी डिमांड, आज की डिमांड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेशंस भी हमारी इंपैक्ट करेंगी कि हमारी डिमांड इंडिविजुअल कर रहा है या नहीं कर रहा, कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है। मार्केट डिमांड की अगर बात करें, इंडिविजुअल के फैक्टर्स थे, मार्केट में ये सारे फैक्टर्स तो इंपैक्ट करेंगे ही, क्योंकि मार्केट भी इंडिविजुअल्स को जोड़ जोड़ कर ही बन रही है। 2 और फैक्टर्स ऐड हो जाएंगे कि पॉपुलेशन का साइज क्या है, पॉपुलेशन साइज। अगर पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा पॉपुलेशन का साइज, तो डिमांड ज्यादा होगी, ज्यादा लोग ज्यादा चीजें मांगेंगे, ज्यादा घर मांगेंगे, ज्यादा कपड़ा मांगेंगे, ज्यादा चीजें मांगेंगे हर तरीके की। एंड अगर पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड चीजों की कम होगी। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पॉपुलेशन में कैसा कॉम्पोजिशन है। मान लीजिए आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, बेबी प्रोडक्ट बना रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस कंट्री के अंदर बेबीज कितने हैं, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, आपका कस्टमर बेस कितना है, यानी कि कंज्यूमर साइज भी इंपैक्ट करेगा डिमांड को। अगर कंज्यूमर साइज लार्ज है, डिमांड लार्ज होगी, कंज्यूमर साइज स्मॉल है तो डिमांड कम होगी। एज सिंपल एज दैट। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंपैक्ट करेगा कि पैसा इकोनॉमी में बटा कितना हुआ है। मान लो मेरी पूरी कंट्री मिलके 100 रुपया कमाती है, लेकिन 90 लोगों के पास जाता है 50 रुपीज एंड 10 लोगों के पास जाता है 50 रुपीज, यानी कि ये हमारे क्या है, रिच लोग हैं, ये हमारा क्या है, सोसाइटी का पुअर सेक्शन है। अब रिच लोगों के पास पैसा ज्यादा,
हाँ है ना, पुअर लोगों के पास पैसा कम है। अगर पैसा कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता कि इनके पास कितना पैसा होता, 10 रुपए, इनके पास कितना पैसा होता, 90 रुपए, तो फायदा क्या होता कि ये 90 लोग मिलकर ज्यादा डिमांड करते कंपेरेटिवली जब 10 लोगों के पास ही सारा का सारा पैसा था। कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर इनकम जो है, जो सोसाइटी कमा रही है, वो सब में बराबर बटा होगा या किसी हद तक डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, पैसा एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, तो डिमांड करने वाले लोग बढ़ जाएंगे। पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा तो डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड तो हम कह सकते हैं उस सोसाइटी का डिमांड हाई होगा। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज पुअर तो हम कहेंगे डिमांड लो होगा। ये सारे क्या थे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड थे। इतनी बात हमें समझ में आ गई, हाँ है ना। बिल्कुल स्टार्ट किया है तो आज हमने लेक्चर को छोटा रखते हुए सिर्फ कंज्यूमर के डिमांड के बिहेवियर को समझने की कोशिश की। कल के लेक्चर में और बात करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से हमारा ये जो डिमांड है ये बिहेव करेगा, इसका लॉ क्या है, किस तरीके से डिमांड को शिफ्ट कर सकता है अलग अलग केसेस में। मिलते हैं कल के लेक्चर में। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है तो ड्रॉप इट डाउन। हैव अ गुड डे गाइस।